13.5 अरब साल पहले पदार्थ, ऊर्जा, समय और अंतरिक्ष का जन्म हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे ब्रह्मांड की इन मूलभूत विशेषताओं की कहानी को भौतिकी, फिजिक्स कहा जाता है। इनके अस्तित्व में आने के लगभग 3 लाख साल बाद पदार्थ और ऊर्जा मिलकर जटिल संरचनाओं में परिवर्तित होने लगे, जिन्हें परमाणु, एटम्स कहा गया, जो बाद में मिलकर अणु तत्व, मॉलिक्यूल्स बने। परमाणुओं, अणुओं और उनके बीच की क्रियाओं की कहानी को रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहा जाता है। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी नामक एक ग्रह पर कुछ अणु मिलकर बहुत बड़ी और जटिल संरचनाएं बनाने लगे, जिन्हें जीव, ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जीवों की कहानी को जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहा जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित जीवों ने और भी जटिल संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें संस्कृति या कल्चर्स कहा गया। इन मानव संस्कृतियों के बाद के विकास को इतिहास, हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास की दिशा को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को शुरू किया। कृषि क्रांति से एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने लगभग 12,000 साल पहले इसकी गति बढ़ाई। और वैज्ञानिक क्रांति से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जो केवल 500 साल पहले शुरू हुई, शायद इतिहास को समाप्त कर सकती है और कुछ बिल्कुल नया शुरू कर सकती है। यह किताब बताती है कि इन तीनों क्रांतियों ने मनुष्यों और उनके साथी जीवों को कैसे प्रभावित किया है। इतिहास के होने से बहुत पहले से ही इंसान मौजूद थे। आधुनिक इंसानों जैसे जीव पहली बार लगभग 25 लाख साल पहले दिखाई दिए, लेकिन अनगिनत पीढ़ियों तक वे उन अनगिनत अन्य जीवों से अलग नहीं थे, जिनके साथ वे अपना आवास साझा करते थे। अगर आप 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में हाइकिंग पर जाते, तो आपको इंसानों का एक जाना पहचाना समूह मिल सकता था। अपने बच्चों को गोद में लिए चिंतित माताएं और मिट्टी में खेलते लापरवाह बच्चों के झुंड, समाज के नियमों से चिढ़े हुए गुस्सैल युवा और थके हुए बुजुर्ग जो बस शांति चाहते थे, छाती ठोकते हुए मर्दाना लोग जो स्थानीय खूबसूरती को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, और समझदार बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने यह सब पहले ही देख लिया था। ये प्राचीन इंसान प्यार करते थे, खेलते थे, गहरी दोस्ती करते थे और हैसियत और ताकत के लिए होड़ लगाते थे। लेकिन चिंपांजी, बबून और हाथी भी ऐसा ही करते थे। उनमें कुछ भी खास नहीं था। किसी को भी, खासकर खुद इंसानों को, यह अंदाजा नहीं था कि उनके वंशज एक दिन चांद पर चलेंगे, परमाणु को तोड़ेंगे, आनुवंशिक कोड को समझेंगे और इतिहास की किताबें लिखेंगे। प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक इंसानों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि वे महत्वहीन जानवर थे जिनका अपने पर्यावरण पर गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश से ज्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञानी जीवों को प्रजातियों, स्पीशीज में वर्गीकृत करते हैं। जानवरों को एक ही प्रजाति का माना जाता है यदि वे एक दूसरे के साथ संभोग करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। घोड़े और गधे का हाल ही में एक सामान्य पूर्वज था और वे कई शारीरिक लक्षणों को साझा करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे में बहुत कम यौन रुचि दिखाते हैं। अगर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए तो वे संभोग करेंगे, लेकिन उनकी संतानें, जिन्हें खच्चर, म्यूल्स कहा जाता है, बांझ, स्टरलाइल होती हैं। इसलिए गधे के डीएनए में होने वाले म्यूटेशन कभी भी घोड़ों में नहीं जा सकते और न ही इसके विपरीत। नतीजतन इन दोनों प्रकार के जानवरों को 2 अलग अलग प्रजातियां माना जाता है जो अलग अलग विकासवादी रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत, एक बुलडॉग और एक स्पैनियल दिखने में बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य हैं जो एक ही डीएनए पूल को साझा करते हैं। वे खुशी खुशी संभोग करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ी बनाएंगे और पिल्ले पैदा करेंगे। एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुई प्रजातियों को वंश, जीनस
शीर्षक के तहत एक साथ समूहित किया जाता है। शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर पैंथेरा वंश के भीतर अलग अलग प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी जीवों को दो भाग वाले लैटिन नाम से लेबल करते हैं, जिसमें पहले वंश और फिर प्रजाति होती है। उदाहरण के लिए शेरों को पैंथेरा लियो कहा जाता है, यानी पैंथेरा वंश की प्रजाति लियो। माना जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाला हर कोई एक होमोसेपियंस है, यानी होमो मानव, वंश की प्रजाति सेपियंस बुद्धिमान। वंशों को बदले में परिवारों फैमिलीज में बांटा जाता है, जैसे बिल्लियां, शेर, चीता, घरेलू बिल्लियां, कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, सियार और हाथी, मैमथ, मास्टोडन। एक परिवार के सभी सदस्य अपनी वंशावली को एक संस्थापक मात्र या पितृ पूर्वज से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, सभी बिल्लियां सबसे छोटे घरेलू बिल्ली के बच्चे से लेकर सबसे खूंखार शेर तक एक सामान्य बिल्ली पूर्वज को साझा करते हैं, जो लगभग 250 लाख साल पहले रहता था। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंधित है। यह एक तुच्छ तथ्य हुआ करता था जो इतिहास के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक था। होमो सेपियंस ने लंबे समय तक खुद को जानवरों से अलग एक अनाथ के रूप में देखना पसंद किया, जिसके न तो भाई बहन थे और न ही चचेरे भाई बहन, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना माता पिता के। लेकिन यह बात सच नहीं है। चाहें या न चाहें, हम एक बड़े और विशेष रूप से शोरगुल करने वाले परिवार के सदस्य हैं, जिसे ग्रेट एप्स, महान वानर कहा जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान हैं। चिंपांजी सबसे करीबी हैं। केवल 60 लाख साल पहले एक अकेली मादा वानर की 2 बेटियां थीं। एक सभी चिंपांजियों की पूर्वज बनी और दूसरी हमारी खुद की दादी हैं। अलमारी में कंकाल, स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। होमो सेपियंस ने एक और भी अधिक परेशान करने वाला रहस्य छिपा रखा है। न केवल हमारे पास असभ्य चचेरे भाई बहनों की भरमार है, बल्कि एक समय हमारे कई भाई और बहन भी थे। हम खुद को एकमात्र इंसान मानने के आदी हैं, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से हमारी प्रजाति वास्तव में एकमात्र मानव प्रजाति रही है। फिर भी इंसान शब्द का असली अर्थ है होमो वंश से संबंधित एक जानवर, और इस वंश में होमो सेपियंस के अलावा और भी कई प्रजातियां हुआ करती थीं। इसके अलावा, जैसा कि हम किताब के अंतिम अध्याय में देखेंगे, निकट भविष्य में हमें फिर से गैर सेपियंस इंसानों से निपटना पड़ सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं अक्सर सेपियंस शब्द का उपयोग होमो सेपियंस प्रजाति के सदस्यों को दर्शाने के लिए करूंगा, जबकि इंसान शब्द को होमो वंश के सभी मौजूदा सदस्यों को संदर्भित करने के लिए सुरक्षित रखूंगा। इंसान पहली बार पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख साल पहले एक पहले के वानर वंश ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पाए, जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर, से विकसित हुए। लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ प्राचीन पुरुष और महिलाएं अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों में यात्रा करने और बसने लगे। चूंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में जीवित रहने के लिए, इंडोनेशिया के उबलते जंगलों में जीवित रहने के लिए आवश्यक लक्षणों से अलग लक्षणों की आवश्यकता थी, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक शानदार लैटिन नाम दिया है। हमारे भाई बहन अनुमानित पुनर्निर्माणों के अनुसार बाएं से दाएं, होमो रूडोल्फेंसिस पूर्वी अफ्रीका, होमो इरेक्टस पूर्वी एशिया और होमो निएंडरथैलेंसिस यूरोप और पश्चिमी एशिया। ये सभी इंसान हैं। यूरोप और पश्चिमी एशिया में इंसान होमो निएंडरथैलेंसिस, उस निएंडर घाटी का आदमी, में विकसित हुए, जिन्हें लोकप्रिय रूप से निएंडरथल कहा जाता है। निएंडरथल हम सेपियंस की तुलना में अधिक भारी और मांसपेशीय थे, और वे हिमयुग के ठंडे मौसम के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। एशिया के अधिक पूर्वी क्षेत्रों में होमो इरेक्टस सीधा आदमी रहते थे, जो वहां लगभग 20 लाख सालों तक जीवित रहे, जिससे यह अब तक की सबसे टिकाऊ मानव प्रजाति बन गई। हमारे खुद की प्रजाति द्वारा इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है।
यह संदेहास्पद है कि होमो सेपियंस अब से 1000 साल बाद भी मौजूद होंगे, इसलिए 20 लाख साल तो वास्तव में हमारी पहुंच से बाहर हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर होमो सोलोएंसिस सोलो घाटी का कैंपांसी का आदमी रहता था, जो उष्णकटिबंधीय जीवन के लिए उपयुक्त था। एक और इंडोनेशियाई द्वीप छोटे से फ्लोरेस द्वीप पर प्राचीन इंसानों में बौनेपन की प्रक्रिया हुई। इंसान पहली बार फ्लोरेस पहुंचे थे जब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था और द्वीप मुख्य भूमि से आसानी से सुलभ था। जब समुद्र फिर से ऊपर उठे तो कुछ लोग द्वीप पर फंस गए जहां संसाधन कम थे। बड़े लोग, जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, पहले मर गए। छोटे लोग बहुत बेहतर जीवित रहे। पीढ़ियों से फ्लोरेस के लोग बौने बन गए। यह अनोखी प्रजाति, जिसे वैज्ञानिक होमो फ्लोरेसियंसिस के नाम से जानते हैं, की अधिकतम ऊंचाई केवल 1 मीटर थी और उनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं था। फिर भी वे पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे और यहां तक कि कभी-कभी द्वीप के कुछ हाथियों का शिकार करने में भी कामयाब हो जाते थे। हालांकि यह भी सच है कि हाथी भी एक बौनी प्रजाति थे। 2010 में एक और खोए हुए भाई बहन को गुमनामी से बचाया गया जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई कर रहे वैज्ञानिकों ने एक जीवाश्म उंगली की हड्डी की खोज की। आनुवंशिक विश्लेषण से साबित हुआ कि उंगली एक पहले से अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसका नाम होमो डेनिसोवा रखा गया। कौन जानता है कि हमारे कितने खोए हुए रिश्तेदार अन्य गुफाओं, अन्य द्वीपों और अन्य जलवायु में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि ये इंसान यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, पूर्वी अफ्रीका में विकास नहीं रुका। मानवता का पालना कई नई प्रजातियों को पोषण देता रहा, जैसे होमो रूडोल्फेंसिस, लेक रूडोल्फ का आदमी, होमो एर्गस्टर, काम करने वाला आदमी, और अंततः हमारी खुद की प्रजाति, जिसे हमने बेशर्मी से होमो सेपियंस, बुद्धिमान आदमी, नाम दिया है। इनमें से कुछ प्रजातियों के सदस्य विशाल थे और कुछ बौने थे, कुछ डरावने शिकारी थे और कुछ विनम्र पौधे इकट्ठा करने वाले थे। कुछ केवल एक ही द्वीप पर रहते थे, जबकि कई महाद्वीपों में घूमते थे। लेकिन वे सभी होमो वंश से संबंधित थे। वे सभी इंसान थे। इन प्रजातियों को एक सीधी वंशावली में व्यवस्थित रूप से देखना एक आम गलती है, जिसमें एर्गस्टर ने इरेक्टस को जन्म दिया, इरेक्टस ने निएंडरथल को, और निएंडरथल ने हम में विकसित हुए। यह रैखिक मॉडल यह गलत धारणा देता है कि किसी भी विशेष क्षण में पृथ्वी पर केवल एक ही प्रकार का इंसान रहता था और सभी पिछली प्रजातियां केवल हमारे पुराने मॉडल थे। सच्चाई यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक दुनिया में एक ही समय में कई मानव प्रजातियां रहती थीं। और क्यों नहीं, आज लोमड़ी, भालू और सुअरों की कई प्रजातियां हैं। 100 सहस्राब्दी, 1 लाख साल पहले की पृथ्वी पर कम से कम 6 अलग अलग मानव प्रजातियां चलती थीं। हमारी वर्तमान विशिष्टता न कि वह बहुप्रजाति वाला अतीत अजीब है और शायद दोषी ठहराने वाली है। जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, हम सेपियंस के पास अपने भाई बहनों की याददाश्त को दबाने के अच्छे कारण हैं। सोचने की लागत, द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग। अपने कई मतभेदों के बावजूद सभी मानव प्रजातियां कई 60 किलोग्राम वजन वाले स्तनधारियों का औसत दिमाग का आकार 200 घन सेंटीमीटर होता है। 25 लाख साल पहले के शुरुआती पुरुषों और महिलाओं के दिमाग का आकार लगभग 600 घन सेंटीमीटर होता है था। आधुनिक सेपियंस के दिमाग का औसत 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर है। निएंडरथल के दिमाग तो और भी बड़े थे। कि विकास को बड़े दिमागों के लिए चयन करना चाहिए, यह हमें एक आसान सी बात लग सकती है। हम अपनी उच्च बुद्धिमत्ता से इतने मुग्ध हैं कि हम मान लेते हैं कि जब मस्तिष्क की शक्ति की बात आती है तो अधिक बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो बिल्ली परिवार ने भी ऐसी बिल्लियां पैदा की होती जो कैलकुलस कर सकती थीं। पूरे पशु जगत में केवल होमो वंश ही क्यों ऐसे विशालकाय सोचने वाली मशीनें लेकर आया है। सच तो यह है कि एक बढ़िया दिमाग शरीर पर बहुत भारी पेड़ ढहता है। इसे ढोना आसान नहीं है, खासकर जब यह एक विशाल खोपड़ी के अंदर बंद हो। इसे ईंधन देना और भी कठिन है। होमो सेपियंस में दिमाग कुल शरीर के वजन का लगभग 2 से 3% होता है।
लेकिन जब शरीर आराम पर होता है तो यह शरीर की 25% ऊर्जा का उपभोग करता है। तुलनात्मक रूप से अन्य वानरों के दिमाग को आराम के समय की ऊर्जा का केवल 8% ही चाहिए होता है। प्राचीन इंसानों ने अपने बड़े दिमागों की कीमत दो तरह से चुकाई। सबसे पहले उन्होंने भोजन की तलाश में अधिक समय बिताया। दूसरे, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं। एक सरकार की तरह जो रक्षा से शिक्षा में पैसा मोड़ती है, इंसानों ने ऊर्जा को बाइसेप्स से न्यूरॉन्स में मोड़ दिया। यह कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है कि यह सवाना, घास के मैदान में जीवित रहने के लिए एक अच्छी रणनीति है। एक चिंपांजी होमो सेपियंस के साथ बहस तो नहीं जीत सकता, लेकिन वह उस आदमी को एक कपड़े की गुड़िया की तरह फाड़ सकता है। आज हमारे बड़े दिमाग अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि हम कार और बंदूकें बना सकते हैं जो हमें चिम्प्स की तुलना में बहुत तेजी से चलने में सक्षम बनाती हैं और कुश्ती करने के बजाय उन्हें सुरक्षित दूरी से गोली मार सकती हैं। लेकिन कारें और बंदूकें हाल की घटना हैं। 20 लाख से अधिक सालों तक मानव तंत्र का नेटवर्क बढ़ते रहे, लेकिन कुछ चकमक चाकू और नुकीली छड़ियों के अलावा इंसानों के पास दिखाने के लिए बहुत कम था। तो फिर उन 20 लाख सालों के दौरान विशाल मानव मस्तिष्क के विकास को किस चीज ने आगे बढ़ाया? सच कहूं तो हम नहीं जानते। एक और अनोखी मानव विशेषता यह है कि हम दो पैरों पर सीधे चलते हैं। सीधा खड़े होकर शिकार या दुश्मनों के लिए सवाना को स्कैन करना आसान होता है, और जो हाथ चलने के लिए अनावश्यक होते हैं वे अन्य उद्देश्यों के लिए मुक्त हो जाते हैं, जैसे पत्थर फेंकना या संकेत देना। ये हाथ जितनी अधिक चीजें कर सकते थे, उनके मालिक उतने ही अधिक सफल होते थे। इसलिए विकासवादी दबाव ने हथेलियों और उंगलियों में तंत्रिकाओं और महीन मांसपेशियों की बढ़ती एकाग्रता को जन्म दिया। नतीजतन इंसान अपने हाथों से बहुत जटिल कार्य कर सकते हैं। विशेष रूप से वे परिष्कृत औजार बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। औजार उत्पादन का पहला सबूत लगभग 25 लाख साल पहले का है, और औजारों का निर्माण और उपयोग ही वह मानदंड है जिसके द्वारा पुरातत्वविद प्राचीन इंसानों को पहचानते हैं। फिर भी सीधे चलने का एक नुकसान भी है। हमारे प्राइमेट पूर्वजों का कंकाल लाखों सालों तक एक ऐसे जीव को सहारा देने के लिए विकसित हुआ जो चारों पैरों पर चलता था और जिसका सिर अपेक्षाकृत छोटा था। एक सीधी स्थिति में ढलना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर जब मचान को एक अतिरिक्त बड़ी खोपड़ी को सहारा देना पड़ता था। मानवता ने अपनी उच्च दृष्टि और मेहनती हाथों की कीमत पीठ दर्द और गर्दन में अकड़न के साथ चुकाई। महिलाओं ने अतिरिक्त कीमत चुकाई। एक सीधी चाल के लिए कूल्हों का संकरा होना आवश्यक था, जिससे जन्म नहर संकुचित हो गई, और यह तब हुआ जब बच्चों के सिर बड़े और बड़े होते जा रहे थे। प्रसव के दौरान मृत्यु मानव महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। जिन महिलाओं ने पहले जन्म दिया जब शिशु का मस्तिष्क और सिर अभी भी अपेक्षाकृत छोटे और लचीले थे, वे बेहतर रहीं और उनके अधिक बच्चे हुए। नतीजतन प्राकृतिक चयन ने शुरुआती जन्मों का पक्ष लिया, और वास्तव में अन्य जानवरों की तुलना में इंसान समय से पहले पैदा होते हैं, जब उनके कई महत्वपूर्ण सिस्टम अभी भी अविकसित होते हैं। एक बछड़ा जन्म के तुरंत बाद चल सकता है। एक बिल्ली का बच्चा कुछ ही हफ्तों में अपनी मां को छोड़कर खुद भोजन की तलाश में निकल जाता है। इंसान के बच्चे असहाय होते हैं और कई सालों तक भोजन, सुरक्षा और शिक्षा के लिए अपने बेटी दीदियों पर निर्भर रहते हैं। इस तथ्य ने मानवता की असाधारण सामाजिक क्षमताओं और इसकी अनूठी सामाजिक समस्याओं दोनों में बहुत योगदान दिया है। अकेली माताएं जरूरतमंद बच्चों को साथ लेकर अपने और उनके लिए पर्याप्त भोजन शायद ही जुटा पाती थीं। बच्चों को पालने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से लगातार मदद की आवश्यकता होती थी। एक इंसान को पालने के लिए एक कबीले की जरूरत होती है। इस प्रकार विकास ने उन लोगों का पक्ष लिया जो मजबूत सामाजिक बंधन बनाने में सक्षम थे। इसके अलावा, चूंकि इंसान अविकसित पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी अन्य जानवर की तुलना में कहीं अधिक हद तक शिक्षित और सामाजिक बनाया जा सकता है। अधिकांश स्तनधारी गर्भ से एक भट्टी से निकलने वाली चमकती हुई मिट्टी के बर्तन की तरह निकलते हैं। किसी भी पुनर्निर्माण का प्रयास उन्हें खरोंच देगा या तोड़ देगा। इंसान गर्भ से एक भट्टी से निकले पिघले हुए कांच की तरह निकलते हैं। उन्हें आश्चर्यजनक हद तक स्वतंत्रता के साथ घुमाया, खींचा और आकार दिया जा सकता है।
यही कारण है कि आज हम अपने बच्चों को ईसाई या बौद्ध, पूंजीवादी या समाजवादी, युद्ध प्रिय या शांति प्रिय बनने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि एक बड़ा दिमाग, औजारों का उपयोग, बेहतर सीखने की क्षमता और जटिल सामाजिक संरचनाएं बहुत बड़े फायदे हैं। यह स्पष्ट लगता है कि इन सब ने मानवता को पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर बना दिया है, लेकिन इंसानों ने इन सभी फायदों का पूरे 20 लाख सालों तक आनंद लिया, जिस दौरान वे कमजोर और हाशिए के जीव बने रहे। इस प्रकार जो इंसान 10 लाख साल पहले रहते थे, अपने बड़े दिमाग और तेज पत्थर के औजारों के बावजूद शिकारियों के लगातार डर में रहते थे, शायद ही कभी बड़े शिकार का शिकार करते थे और मुख्य रूप से पौधे इकट्ठा करके, कीड़े मकोड़े इकट्ठा करके, छोटे जानवरों का पीछा करके और अन्य अधिक शक्तिशाली मांसाहारियों द्वारा छोड़े गए सड़े हुए मांस को खाकर गुजारा करते थे। शुरुआती पत्थर के औजारों का सबसे आम उपयोग हड्डियों को तोड़कर मज्जा तक पहुंचना था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हमारी मूल पहचान थी। जैसे कटफोर्डवा वुडपेकर पेड़ों के तनों से कीड़े निकालने में माहिर होते हैं, वैसे ही शुरुआती इंसान हड्डियों से मज्जा निकालने में माहिर थे। मज्जा ही क्यों? खैर, मान लीजिए कि आप शेरों के एक झुंड को एक जिराफ को गिराते और खाते हुए देखते हैं। आप धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक वे खा नहीं लेते, लेकिन आपकी बारी अभी भी नहीं आती है, क्योंकि पहले लकड़बग्घे और सियार और आप उनसे हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते हैं, बचे हुए हिस्से को खाते हैं। उसके बाद ही आप और आपका समूह उस शव के पास जाने की हिम्मत करेगा, सावधानी से दाएं और बाएं देखेगा और जो कुछ भी खाने योग्य ऊतक बचा है उसमें से खोद कर खाएगा। यह हमारे इतिहास और मनोविज्ञान को समझने की एक कुंजी है। होमो वंश की खाद्य श्रृंखला में स्थिति हाल ही में बीच में थी। लाखों सालों तक इंसानों ने छोटे जीवों का शिकार किया और जो कुछ भी वे इकट्ठा कर सकते थे इकट्ठा किया, जबकि बड़े शिकारियों द्वारा उनका शिकार किया जा रहा था। यह केवल 4 लाख साल पहले था कि कुछ मानव प्रजातियों ने नियमित आधार पर बड़े शिकार का शिकार करना शुरू किया, और केवल पिछले 1 लाख सालों में होमो सेपियंस के उदय के साथ कि इंसान खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचा। मध्य से शीर्ष तक उस शानदार छलांग के जबरदस्त परिणाम हुए। पिरामिड के शीर्ष पर अन्य जानवर जैसे शेर और शार्क लाखों सालों में बहुत धीरे धीरे उस स्थिति में विकसित हुए। इससे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन और नियंत्रण विकसित करने में मदद मिली, जो शेरों और शार्क को बहुत अधिक तबाही मचाने से रोकता है। जैसे जैसे शेर और अधिक घातक होते गए, वैसे वैसे गजेल तेज दौड़ने के लिए विकसित हुए, लकड़बग्घे बेहतर सहयोग करने के लिए और गैंडे अधिक बदमिजाज होने के लिए। इसके विपरीत मानवता इतनी जल्दी शीर्ष पर पहुंची कि पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित होने का समय नहीं मिला। इसके अलावा इंसान खुद को समायोजित करने में विफल रहे। ग्रह के अधिकांश शीर्ष शिकारी राजसी जीव हैं। लाखों सालों के प्रभुत्व ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। इसके विपरीत सेपियंस एक बनाना रिपब्लिक डिक्टेटर की तरह हैं। सवाना के कमजोरों में से एक होने के बाद हम अपनी स्थिति को लेकर डर और चिंताओं से भरे हैं, जो हमें दोगुना क्रूर और खतरनाक बनाता है। कई ऐतिहासिक आपदाएं, घातक युद्धों से लेकर पारिस्थितिक आपदाओं तक इस बहुत जल्दबाजी में की गई छलांग का परिणाम है। रसोइयों की एक दौड़, A Race of Cooks, शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते में एक महत्वपूर्ण कदम आग का पालतू बनाना था। कुछ मानव प्रजातियों ने 8 लाख साल पहले ही कभी कभार आग का उपयोग किया होगा। लगभग 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस के पूर्वज दैनिक आधार पर आग का उपयोग कर रहे थे। इंसानों के पास अब प्रकाश और गर्मी का एक विश्वसनीय स्रोत था और घूमते हुए शेरों के खिलाफ एक घातक हथियार था। इसके तुरंत बाद इंसानों ने जानबूझकर अपने पड़ोस में आग लगाना शुरू कर दिया होगा। एक सावधानीपूर्वक प्रबंधित आग दुर्गम बंजर झाड़ियों को शिकार से भरे घास के मैदानों में बदल सकती थी। इसके अलावा एक बार आग बुझने के बाद पाषाण युग के उद्यमी जलती हुई राख से होकर चल सकते थे और जले हुए जानवरों, मेवों और कंधों को इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो आग ने की वह खाना पकाना था। जो खाद्य पदार्थ इंसान अपने प्राकृतिक रूपों में नहीं पचा सकते थे, जैसे गेहूं,
चावल और आलू वे खाना पकाने की वजह से हमारे आहार का मुख्य हिस्सा बन गए। आग ने न केवल भोजन की रसायन विज्ञान को बदला, बल्कि इसने इसकी जीव विज्ञान को भी बदल दिया। खाना पकाने से भोजन में मौजूद कीटाणु और परजीवी मर जाते थे। अगर पुराने पसंदीदा भोजन जैसे फल, मेवे, कीड़े और सड़ा हुआ मांस पका हुआ हो तो इंसानों को उन्हें चबाने और पचाने में बहुत आसानी होती थी। जहां चिंपांजी कच्चे भोजन को चबाने में एक दिन में 5 घंटे बिताते हैं, वहीं पका हुआ भोजन खाने वाले लोगों के लिए 1 घंटा पर्याप्त होता है। खाना पकाने के आगमन ने इंसानों को अधिक प्रकार के भोजन खाने में कम समय लगाने और छोटे दांतों और छोटी आंतों के साथ काम चलाने में सक्षम बनाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि खाना पकाने के आगमन मानव आंत के रास्ते के छोटे होने और मानव मस्तिष्क के विकास के बीच एक सीधा संबंध है। चूंकि लंबी आंतें और बड़े दिमाग दोनों ही बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं, इसलिए दोनों का होना मुश्किल है। आंतों को छोटा करके और उनकी ऊर्जा खपत को कम करके खाना पकाने ने अनजाने में निएंडरथल और सेपियंस के बड़े दिमागों का रास्ता खोल दिया।